हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे केमिकल रिएक्शन का क्विक रिवीजन। ठीक है, चैप्टर 1 ऑफ क्लास 10। इनिशियली इन्होंने बताया कि हमने कुछ चेंजेस डे टू डे लाइफ में देखे हैं, देयर केमिकल चेंजेस। फिर इसके बाद में इन्होंने एक मैग्नीशियम रिबन का एग्जांपल लिया है। उसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर हम नॉर्मली मैग्नीशियम रिबन को लेके आए और बर्न करने की कोशिश करें तो इट विल नॉट बर्न। तो सबसे पहले हमें सैंड पेपर के साथ उसको रब करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन चुकी है। वो ऑक्साइड की लेयर हमें निकालनी पड़ेगी एंड देन ही फर्दर बर्निंग हो सकती है। अब यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि हमने उस ऑक्साइड की लेयर को हटाए हुए मैग्नीशियम को बर्न करा एंड इट विल बर्न विद अ dazzling white flame and changes into white powder। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में एक रिएक्शन हो चुका है, एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका है एंड इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें कब पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। चेंज इन स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस बन गया तो हमें पता चल गया। कलर में चेंज हो गया, इनिशियली कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोल्ड हो गया, गर्म हो गया, ठंडा हो गया। एक और है जो कि है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये सारे हमें 5 चेंजेस हमें बताता है कि केमिकल रिएक्शन हैज़ बीन अकर्ड। फिर ये कह रहे हैं कि केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम रिएक्टेंट्स को लिखते हैं, राइट हैंड साइड को हम प्रोडक्ट को लिखते हैं। ठीक है, हम ऑब्वियसली वर्ड इक्वेशंस नहीं लिखते हैं, हम कंपाउंड फॉर्मेशन करके फिर उनको लिखते हैं। अब ये कह रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में जो रिएक्शन हुई थी वो यहाँ पे लिख के दी है। ये कह रहे हैं कि अगर ऑब्जर्व करो, क्या बोथ साइड्स एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स है क्या वो सेम है। तुम्हें दिख रहा है Mg1 है, यहाँ पे Mg1 है, ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो नहीं है। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? अनबैलेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मास इज नॉट सेम। और ऐसे केमिकल इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस फॉर रिएक्शंस। फिर ये कह रहे हैं कि बैलेंस करना है। बैलेंसिंग अब तुम लोगों को आ चुकी है क्योंकि ऑलमोस्ट तुम 10th की सारी केमिस्ट्री कर चुके हो, तो इससे रिलेटेड मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये तुम्हें ऑलरेडी आता है। अब हम चलेंगे फाइनल स्टेप पे, जब हम केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं। ये कह रहे हैं सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि हम गैसियस को G से डिनोट करते हैं, लिक्विड को L से डिनोट करते हैं, एक्वियस को AQ से डिनोट करते हैं, सॉलिड को S से डिनोट करते हैं। फिर इन्होंने क्या बताया कि एक्वियस का मतलब क्या है। तो एक्वियस हो गया कि एक सॉल्यूशन ऑफ इन वाटर, मतलब वाटर के अंदर हमने कुछ डिजोल्व कर दिया और उसका सॉल्यूशन बन गया तो उसको हम एक्वियस लिखते हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने बताया है कि G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam। अगर H2O के बगल में तुम्हें कहीं पे भी G दिख गया तो इसका मतलब वो क्या है? वो स्टीम के फॉर्म में है। अब ये कह रहे हैं कि एरोस, जब हम रिएक्टेंट्स लिख रहे हैं, एरो दे रहे हैं और प्रोडक्ट लिख रहे हैं, इस एरो के ऊपर हम कुछ ना कुछ मेंशन करते हैं, चाहे टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, कैटलिस्ट हो। और ये बहुत नेसेसरी है क्योंकि अगर ये कंडीशन नहीं हो रही है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद में इन्होंने हमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस बताए। ये कह रहे हैं कि जब भी हमने केमिकल रिएक्शंस देखे हैं, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, नॉर डू एटम्स डिसअपियर। हमें पता है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, तो वो वही के वही मतलब बैलेंसिंग होती रहेगी। तो इसलिए हमें ये देखना है कि केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। वो आपस में ही बॉन्डिंग करके एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर देंगे। तो कैसे वो रिएक्शंस होते हैं तो हम उनके टाइप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये सबसे पहला एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड का। इट रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको हम स्लेक्लाइम से भी जानते हैं। और वो क्या करता है? इट रिलीजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अगर तुम ऐसे इसको टच करके देखोगे तो तुम्हें वहाँ पे वार्मनेस मिलेगी। तो ये उसकी रिएक्शन है। रिएक्शन को लर्न कर लो। CaO प्लस H2O गिव्स CaOH ट्वाइस। ये कह रहे हैं कि ऐसे रिएक्शन में तुमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में तो 2 रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट कितना बना? सिंगल प्रोडक्ट बना। तो ये कह रहे हैं कि अगर 2 और मोर रिएक्टेंट्स हैं एंड इफ दे कंबाइन एंड फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट ऑन सिंगल प्रोडक्ट, तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद में इन्होंने कहा है कि अगर इसी जो हमने ये वाइट वॉशिंग में ये रिएक्शन यूज होती है, अब हमने ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वॉल्स पे लगा दिया है। तो ये कह रहे हैं कि हम ऑब्वियसली हमारे रूम के अंदर CO2 तो प्रेजेंट होता है, एयर में प्रेजेंट होता है, वहां से वो CO2 के साथ रिएक्ट होके एक कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर फॉर्म कर देता है
कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? एक मार्बल का फॉर्म है। जैसे मार्बल में शाइनीनेस होता है तो वहाँ पे वॉल्स पे भी क्या आ जाएगा, एक शाइनी फिनिश आ जाएगी। इट गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। तो थोड़े दिन के बाद में तुम देखोगे एक शाइनीनेस आ जाएगी, ठीक है। और ये उसकी रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन को भी लर्न कर लेना। इसके बाद में कुछ और भी जनरल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। C+O2 गिव्स CO2, मतलब ऑक्सीजन, जो भी हम कहेंगे सिंपल लैंग्वेज में बर्निंग वाली, जो भी हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करते हैं, दे आर ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। जो अभी हमने मैग्नीशियम रिबन वाली देखी थी, दैट इज टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। उसमें भी तुमने देखा मैग्नीशियम ऑक्सीजन कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। ऐसे ही वाटर फॉर्मेशन इज ऑल्सो एन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कह रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में, अगर हम कहें 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। अब ये कह रहे हैं कि इस रिएक्शन में हीट इज इवॉल्व्ड, और इस वजह से वो रिएक्शन का जो मिक्सचर है वो क्या हो गया, वार्म हो गया। जितने भी रिएक्शंस है जिसमें हीट इज इवॉल्व्ड, ऐसे रिएक्शंस को व्हाट विल से एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, तो यहाँ पे भी क्या है, हीट इज इवॉल्व्ड। अब ये कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हाउ? During digestion, food is break down into simpler substances. For example, rice, potatoes, and bread contains carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combines with oxygen in the cell of our body and provides energy. The special name of this reaction is respiration, and definitely इसमें भी क्या होता है, energy is evolved. जहाँ पे भी एनर्जी रिलीज हो रही है तो हम क्या कहेंगे, वहाँ पे एक्सोथर्मिक कहेंगे उसको। अब ये कह रहे हैं कि अगर तुम डिकम्पोजिशन हो रहा है कहीं पे भी, कि तुम्हारी कोई भी वेजिटेबल मैटर्स हैं या ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, हम उनको डिकम्पोज कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी क्या होगा, एक टाइप ऑफ एनर्जी या हीट विल बी रिलीज, और उसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसके बाद में आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है, दैट इज फेरस सल्फेट वाला। फेरस सल्फेट के ये कह रहे हैं कि टेक 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन ड्राइंग बॉइलिंग ट्यूब, और ये कह रहे हैं कि उसके कलर्स को ऑब्जर्व करो। तो इनिशियली जब हम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स ले रहे हैं तो ग्रीन कलर के, जैसे ही हम उनको हीट करना स्टार्ट करेंगे वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, SO2 की गैस और SO3 की गैस रिलीज होगी। अब हमें कैसे पता चलेगा जब 2 टाइप ऑफ गैसेस रिलीज हो रही है? तो SO2 गैस क्या करेगी, एक मतलब एक बर्निंग स्मेल देगी। तो जब तक वो बर्निंग स्मेल हो है, इसका मतलब SO2 की गैस है, और जैसे बर्निंग स्मेल खत्म हो जाएगी तो SO3 की गैस हो जाएगी। ये कह रहे हैं एक्चुअली इसमें ये फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल्स में हमेशा यहाँ पे FeSO4.7H2O है, ठीक है। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जो कि हम सेकेंड चैप्टर के एंड में रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इसको ईजी करने के चक्कर में हमने FeSO4 लिखा है, तो इसकी रिएक्शन को भी प्रॉपरली लर्न कर लेना। इसके बाद में ये कह रहे हैं कि ये 3 इसके प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुए। तो पहले एक सिंगल रिएक्टेंट था जिसको हमने ब्रेक डाउन करके उसके 2 या मोर देन 2 प्रोडक्ट्स बनाए हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहेंगे। फिर ये कह रहे हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी है, जिसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइम और क्विक लाइम। तो ये कह रहे हैं इसके बहुत सारे यूजेस है सीमेंट इंडस्ट्रीज में। ये कह रहे हैं व्हेन दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि जो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन हमारा है डिकम्पोजिशन का, उसमें हीट इज नेसेसरी। जब तक तुम हीट नहीं प्रोवाइड करोगे ब्रेक डाउन कैसे होगा? तो इसलिए ये इसका एक स्पेशल नेम है, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये सेकेंड रिएक्शन। ये अब इसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल इसका है, जब हम लेड नाइट्रेट को भी हीट करेंगे तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड फॉर्म होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की गैस रिलीज होगी। याद रखना है जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अगेन 2 गैसेस हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी गैस है? तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसके ब्राउन फ्यूम्स बनेंगे, ठीक है, ब्राउन फ्यूम। और O2 का एक्सपेरिमेंट तुम्हें पता ही है, जैसे तुम बर्निंग चीज उसके पास लेके जाओगे तो बर्निंग विल स्पीड अप, और इससे हमें पता चलता है कि O2 की गैस रिलीज हुई है। अब यहाँ पे हमें इनके कलर्स याद रखने पड़ेंगे। लेड नाइट्रेट इज कलरलेस, एंड जो लेड ऑक्साइड है वो होता है येलो कलर, ठीक है। तो ये तुम्हारी थर्ड रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन की। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं, इनको thoroughly लर्न कर लेना विद इनकी बैलेंस्ड रिएक्शंस, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो डिकम्पोजिशन का टाइप है दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ऑब्वियसली इसमें हमें क्या चाहिए होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी चाहिए।
तो यहाँ पे इन्होंने तुम्हें सेटअप बता रखा है, इस सेटअप के डायग्राम को लर्न कर लेना। अब इसमें इन्होंने पूछा है कि हमें सल्फ्रिक एसिड के क्यों ड्रॉप्स क्यों डालने हैं डाइल्यूट क्यों, टू मेक अ वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिससे इजीली इलेक्ट्रिसिटी वहां से फ्लो कर जाए। उसके बाद में इन्होंने तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है क्या दोनों जो यहाँ पे गैसेस बनी है, तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे एनोड में गैस बनी है और कैथोड में गैस बनी है, तो वो कह रहे हैं कि क्या दोनों सेम रेशियोज में हैं या सेम है, तो नहीं। तुम्हें दिख रहा है कि हाइड्रोजन इज ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन, तो यही यहाँ पे हमने रेशियो लिखा है। फिर इसके बाद में इन्होंने पूछा है कि तुम गैसेस को कैसे ये करोगे, चेक करोगे। तो तुम्हें पता है जैसे ही तुम ऑक्सीजन वाले टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाओगे तो वहाँ पे उसकी जो बर्निंग की स्पीड है वो स्पीड अप हो जाएगी, जो ऑक्सीजन कंबशन फास्ट करता है। और इसके बाद में हाइड्रोजन के पास लेके जाओगे तो पॉप अप साउंड आएगा, तो इसलिए हम पता चल जाता है कि कहाँ पे कौन सी गैस फॉर्म हुई है। मतलब बाय रेशो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाय ये बर्निंग वाले प्रोसेस से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि कौन सी इसमें कौन सी गैस प्रेजेंट है, तो ये तुम लर्न करना पड़ेगा कि एनोड में हमेशा ऑक्सीजन फॉर्म होती है और कैथोड में हमेशा हाइड्रोजन फॉर्म है, ये फिक्स्ड है। तो इसके बारे में लर्न कर लेना। फिर आते हैं हम, इसका एक ही एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिटिक का, दैट इज वाटर का डिकम्पोजिशन। फिर इसके बाद में हम आते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के ऊपर। फोटोलिटिक में क्या होगा कि हमें लाइट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, चाहे हम सनलाइट प्रोवाइड करें या हम जो हमारी आर्टिफिशियल लाइट्स हैं वो प्रोवाइड कर दें, जिससे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाए। तो इसका स्पेशल नाम है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये इसका थर्ड टाइप है। अब इसमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कहा है कि एक चाइना डिश लो ऐसे और उसमें 2 ग्राम्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड रख दो। याद रखना है कि जो सिल्वर क्लोराइड है वो कैसा है कलर में, वो वाइट है, और जैसे ही तुम उसको सनलाइट में रख दोगे तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी और वहाँ पे सिल्वर और क्लोरीन अलग हो जाएंगे। तो याद रखना है सिल्वर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्लोरीन की गैस रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्लोरीन की गैस रिलीज होगी जो कि येलोइश ग्रीन कलर की होगी, ठीक है। सेम वो कह रहे हैं कि हम इसके जगह ना सिल्वर ब्रोमाइड भी यूज कर सकते हैं, सेम रिएक्शन से, बस Cl के जगह Br को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ याद रखना पड़ेगा जो सिल्वर, यहाँ पे याद रखना पड़ेगा जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो होता है पेल येलो कलर का, ठीक है, ये तो सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ब्रोमीन की गैस है वो होती है रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है। तो ऐसे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इनको हम कमर्शियली यूज़ करते हैं। कमर्शियली कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ कर सकते हैं, तो इसका एक यूज़ भी पूछा जाता है। इसके बाद में ये कह रहे हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने के लिए तुम्हें 3 में से कोई भी एक रिक्वायरमेंट है, चाहे हीट लगेगी, चाहे लाइट लगेगी या इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। विदाउट दिस वी कैन नॉट डिकम्पोज द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्शन इन विच एनर्जी, अब तुम देख रहे हो कि तीनों प्रोसेस में कुछ ना कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो रही है, एंड सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक और एग्जांपल दिया है, पूछा है कि टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो ये रहा बेरियम हाइड्रोक्साइड, उसमें 1 ग्राम ऑफ एमोनियम क्लोराइड मिक्स करना है, तो हमने कर दिया है, दिस इज एमोनियम क्लोराइड, और उसको शेक कर देना है। अच्छा नहीं, और उसे हमें ग्लास रॉड के साथ उसको मिक्स कर देना है। अब वो कह रहे हैं कि उसके बॉटम को चेक करो और बताओ एंडो है या एक्सो है। तो जैसे ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, ये इसके बैलेंस्ड रिएक्शन है, तो तुम अगर उसके बॉटम को हाथ लगाओगे तो बॉटम में हमें कोल्डनेस मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो चुकी है, और इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए, नहीं तो ये रिएक्शंस तुम नहीं कर पाओगे। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल लिया है कि इन्होंने कहा है कि एक में आयरन नेल लो और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लो, तो हमें पता है आयरन इज ग्रीन कलर, कॉपर सल्फेट ब्लू है। जैसे ही तुम इसको नेल को उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दोगे तो FeSO4 का फॉर्मेशन होगा, Cu अलग हो जाएगा, और वहाँ पे इनके कलर्स याद रखने पड़ेंगे तुम्हें। तो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि आयरन इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर, तो उसने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर्म हो गई। ऐसे इन्होंने नीचे और एग्जांपल्स लिए कॉपर सल्फेट के साथ, तो जिंक ले लिया, जिंक का कलर सिल्वरी वाइट होता है, कॉपर सल्फेट तो ब्लू ही है, जिंक सल्फेट फॉर्म हुआ है तो कलरलेस है,
और कॉपर तो रेड ब्राउन है, तीनों में कॉपर का फॉर्मेशन हुआ है। पीबी इज ब्लूइश ग्रे, ठीक है, कॉपर क्लोराइड हो रहा है। PbSCl2 कलरलेस तुम्हारा एक सॉल्यूशन बन रहा है और कॉपर अगेन रेडिश ब्राउन बन रहा है। तो तुम्हें इनके कलर्स को याद रखना पड़ेगा। फिर आते हैं हम फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये कह रहे हैं कि जैसे अगर तुम 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट ले लो और उसमें अनदर सॉल्यूशन दैट इज बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन डाल दो और उसको शेक कर दो, मिक्स कर दो, तो वहाँ पे तुम्हें क्या दिखेगा, एक वाइट इनसोल्यूबल सब्सटेंस बन जाएगा, ठीक है, वाइट सब्सटेंस विच इज इनसोल्यूबल, और इसी को हम क्या कहते हैं, पर्सिपिटेट, ठीक है, और इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, पर्सिपिटेट रिएक्शन कहेंगे। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि दो तुम्हारे डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, उनको मिक्सिंग पे एक हमेशा तुम्हें इनसोल्यूबल सब्सटेंस मिलेगा जिसको हम पर्सिपिटेट कहते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम PPT से लिखते हैं। तो तुम्हें वो PPT का कलर याद रखना पड़ेगा पेपर में। तो इन रिएक्शंस के पास दो नाम है, एक है पर्सिपिटेट रिएक्शन एंड दूसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, तो याद रखना है कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो BaSO4 फॉर्म हुआ है जो कि वाइट PPT है, वो क्यों फॉर्म हुआ है, क्योंकि जब SO2 माइनस एंड Ba2 ये जो तुम्हारे दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस हैं यहाँ कंबाइन हुए तो वहाँ पे एक इंसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म हुआ, और इसलिए हम कहते हैं कि जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है देयर इज ऑलवेज म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, और ऐसी रिएक्शंस को डबल डिस्प्लेसमेंट भी कहा जाता है। पर्सिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो इसलिए हम इसको पर्सिपिटेट फॉर्मेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स करो, तो हमें यहाँ पे इसके बैलेंस्ड इक्वेशन पूछिए जो कि मैंने यहाँ पे लिख के दी है। जब तुम इसको दोनों को मिक्स करते हो तो वहाँ पे क्या बनता है, लेड आयोडाइड फॉर्म होता है, पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म होता है, ठीक है। लेड आयोडाइड इज अ इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो कि येलो कलर की PPT फॉर्म करता है। तो तुम्हें इनके कलर्स पता होने चाहिए। ये कह रहे हैं इज इट अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यस, क्योंकि तुम देख रहे हो कि जो लेड है वो वहाँ पे आयोडाइड के साथ जाके कंबाइन हो रहा है और पोटेशियम और नाइट्रेट कंबाइन हो रहे हैं, तो एक न्यू म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है एंड डेफिनेटली इट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो कहें अगर पर्सिपिटेट रिएक्शन है, यस इट इज़ अ पर्सिपिटेट रिएक्शन क्योंकि यहाँ पे येलो PPT फॉर्म हो रही है, ठीक है। इसके बाद में आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उससे पहले ये तुम अगर एग्जाम्पलर में जाओगे तो इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। जो कॉपर पाउडर है, कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। जब भी तुम कॉपर को लोगे और वहाँ पे तुम्हें एक ब्लैकिशनेस मिलेगी, तो ये कह रही है ब्लैकिशनेस क्यों आई है, क्योंकि वो जो कॉपर है वो किससे रिएक्ट कर गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसने कॉपर ऑक्साइड बना दिया। एंड याद रखना है कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर और इसलिए वो ब्लैक कलर का एक कोटिंग फॉर्म हो जाती है उसके ऊपर। पर वो कह रहे हैं कि अगर तुम हाइड्रोजन की गैस को इस हीटेड मटेरियल के ऊपर से पास कर दोगे तो ये ब्लैक कोटिंग क्या हो जाएगी, ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगी। और हम इस रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, रिवर्स। तुम्हें पता है कि कॉपर जनरली ब्राउन कलर के होते हैं, तो हमें ये पूरी ओरिजिनल कॉपर में मिल जाएगा। तो ये कह रहे हैं पर ये हीटिंग करते हुए गैस पास करनी है, ठीक है, तो हम कॉपर को रिगेन कर सकते हैं। तो ये दोनों रिएक्शंस पता होनी चाहिए कि कॉपर और ऑक्सीजन को रिएक्ट करोगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा जो कि तुम्हारा ब्लैक होता है कलर में, और अगर इसको हीट करते हुए H2 की गैस पास कर दोगे तो वहाँ पे कॉपर वापस से रिगेन हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जब भी कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है तो हम कहते हैं इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, इट इज ऑक्सीडाइज्ड एक तरीके से। या वो ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, उसका रिडक्शन हो गया। सेम वे ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन, यहाँ पर कॉपर और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन था पर वो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, दिस इज रिडक्शन रिएक्शन, और इसको हम कहेंगे दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि द हाइड्रोजन गैस इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, इन अदर वर्ड्स वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड और दूसरा क्या हो रहा है, वहां पे रिड्यूस्ड हो रहा है। अब ये कह रहे हैं कि वो H2 यहाँ पे अकेला था पर उसके पास जाके ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है। तो अगर ये प्रोसेस हो रहा है कि जहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीजन रिमूव भी हो रहा है और ऑक्सीजन ऐड भी हो रहा है तो हम एक साथ उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे, और उसका एक स्पेशल नाम है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है।
तो जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं तो दिस रिएक्शंस आर नोन एज और रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए, तो ये ऊपर वाला तो एग्जांपल हम देख चुके हैं, तो ये और एग्जांपल्स है, जैसे जिंक ऑक्साइड है, तुम देख रहे हो जिंक के पास से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, और कार्बन में जाके वो ऐड हो रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। याद रखना है इनके पार्टनर्स, इनके एजेंट्स हो रहे हैं। जैसे कि मुझे दिख रहा है कि जिंक ऑक्साइड क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। कार्बन वहां जाके ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, इसका मतलब जिंक ऑक्साइड क्या हो जाएगा, उसका एजेंट हो जाएगा। ये वाली रिएक्शन बहुत बार बोर्ड्स में पूछी गई, तो इसको ढंग से कर लो। MnO2, क्योंकि तुम्हें यही नहीं समझ में आएगा MnO2 क्या हो रहा है, तो MnO2 के पास ऑक्सीजन था, वो वहां से उसको रिमूव कर रहा है, MnCl के Cl2 फॉर्म हो रहा है, तो ये रिडक्शन रिएक्शन हो गई, तो उसका रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, HCl हो जाएगा। फिर वो HCl में तुम देख रहे हो कि H में जाके वो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, MnO2 होगा। तो इस रिएक्शन को ढंग से करके जाना कि कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन रिड्यूस्ड हो रहा है। यहाँ पे उन्होंने उसी के बारे में वापस से बताया है। अब ये कह रहे हैं कि जो मैग्नीशियम रिबन है, क्या वो ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, कौन सा है? तो तुम्हें पता है मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, रिडक्शन नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद में इन्होंने कहा है कि ये जो ऑक्सीडेशन है इसके कुछ इम्पैक्ट्स हैं हमारे एवरीडे लाइफ में। जो करोजन है, करोजन ड्यू टू ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये कह रहे हैं कि कई बार तुमने देखा होगा कि देयर आर न्यू शाइनी थिंग्स हमारे घर में, पर आफ्टर सम टाइम्स वो क्या हो जाएंगे, रेडिश ब्राउन पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, कोटिंग फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं whenever a metal is attacked by a substance around it such as moisture, acid, etc. it is said to be corrode and this process is called as corrosion। इस प्रोसेस को हम corrosion कहते हैं। The black coating on silver and green coating on copper, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, तुम्हारे corrosions के हैं। तो हमारे पास 3 टाइप के corrosions हैं, एक है कॉपर की corrosion, एक है सिल्वर की corrosion एंड एक है रस्टिंग ऑफ आयरन। यहाँ पे मैंने सिल्वर की करोजन बताया, जनरली बच्चों को पता ही नहीं होता है कि सिल्वर किसके साथ रिएक्ट करके करोड हो जाता है। तो सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट करके क्या होता है, करोड होता है। और ये वाला क्वेश्चन जो है ग्रीन कोटिंग कॉपर में, मतलब ये ग्रीन कोटिंग कैसे आ जाती है, ग्रीन कोटिंग इज अ करोजन। तो तुम्हें याद रखना है, ये 3rd चैप्टर में भी है, मेटल्स नॉन मेटल्स में। तो तुम्हें याद रखना है ये ग्रीन कोटिंग किसकी मिक्सचर है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। MCQs में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये करोजन्स के एग्जांपल्स हैं। तो ये कह रहे हैं करोजन बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम में डैमेज कर देता है, और मतलब एवरी ईयर बहुत अमाउंट ऑफ मनी हम स्पेंड करते हैं करोजन को इरेडिकेट करने के लिए। अब इसके बाद में आता है सेकेंड इसकी प्रॉब्लम, दैट इज रैंसिडिटी। अगर तुम्हें कभी भी स्मेल आ रही है फूड से, ठीक है, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, दोनों में से कोई भी हो जाता है तो इसका मतलब फूड इज रैंसिड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। यूजुअली ये सब हम क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंस यूज करते हैं जो कि ऑक्सीडेशन को रोक दें, और उनका स्पेशल नाम क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। उनके शॉर्ट फॉर्म भी है BHA एंड BHT, इनको यूज कर सकते हैं, और इनको ऐड कर देंगे तो ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है, और वो इजीली, हम ये नहीं कहेंगे कि कभी भी करोड नहीं होगा, कभी भी रैंसिड नहीं होगा, पर इट विल स्लो डाउन द प्रोसेस। हम रेफ्रिजरेट में रख सकते हैं, ठीक है, एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। जैसे कि जनरली जो चिप्स होते हैं या जो भी हमारे स्नैक्स होते हैं, हमने देखा उसमें नाइट्रोजन की गैस फिलअप करी जाती, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस इज नॉट रिएक्टिव, इट इज अनरिएक्टिव गैस, और वो ऑक्सीजन को पास में आने ही नहीं देगी, तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए हम नाइट्रोजन की गैस को फिलअप करते हैं, चिप्स के पैकेट्स हो गए या कोई भी स्नैक्स के पैकेट्स हो गए, ठीक है। तो हमारे पास सनलाइट से दूर रखो, सनलाइट से दूर रखोगे तो जनरली क्या होगा, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस स्लो डाउन हो जाती है। तो हमारे पास 5 मेथड्स है जिससे हम रैंसिडिटी को क्या कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर रिवाइज हो चुका है, इसको ढंग से करके अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कर लो।